शुरू करते हैं आज के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर फर्स्ट के लिए हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। यानी कि अभिव्यक्ति के जो साधन है, लिखित है, मौखिक है, सांकेतिक है, ये तीन अभिव्यक्ति के साधन हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। तो इनमें से पूछा है हमसे लिखित साधन कौन सा नहीं है। तो पत्र लेखन जो है वो तो लिखित साधन है। अगर हम पत्र लिख करके अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं तो वो लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। निबंध लेखन भी लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। हम निबंध लिखकर भी हम अभिव्यक्त जो अपनी मन की बात को करते हैं तो वो भी लिखित साधन है। वाद विवाद लिखित साधन नहीं है, क्योंकि वाद विवाद में हम बातचीत करते हैं सामने वाले से, सामने वाला हमारी बातों का जवाब देता है, इस तरीके से वार्तालाप होती है, तो ये लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। डी देखते हैं, नाट्य लेखन। नाटक के लिए अगर हम नाटक लिख रहे हैं तो वो भी एक लिखित साधन है। तो राइट आंसर है आपका वाद विवाद लिखित साधन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है। यानी कि लिखना सिखाने से पहले क्या जरूरी है एक बच्चे के लिए। ए है अक्षर सिखाना, बी है बारहखड़ी सिखाना, सी है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना और डी है उनको क्रियाशील बनाना। तो इसमें अक्षर सिखाना, बारहखड़ी सिखाना, उनको क्रियाशील बनाना ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है सी है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। यानी कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले यदि जितने उस कार्य के प्रति हमारे अंदर जिज्ञासा है तो हम उस कार्य को बेहतर तरीके से हम कर पाते हैं। इसीलिए लिखित क्या है, लिखना सिखाने से पहले बच्चों में लिखने से संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, ये जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया में शामिल नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रिंट मीडिया होती है जो जिसमें कि लिख कर के अभिव्यक्ति की जाती है। तो इनमें से कौन सा साधन लिखकर अभिव्यक्ति का प्रिंट मीडिया में नहीं है। ए है समाचार पत्र, बी है पत्रिकाएं, सी है विद्यालय पत्रिकाएं और डी है पाठ्य पुस्तक। तो इसमें जो समाचार पत्र है उसके द्वारा भी हमें क्या है, प्रिंट मीडिया है ये भी, इसमें भी हमें खबरों का प्रचार प्रसार किया जाता है लिख करके। पत्रिकाओं में भी यही है, विद्यालय पत्रिकाएं यानी विद्यालय संबंधित जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें भी जो न्यूज़ें आती हैं, जो खबरें आती हैं जो मीडिया से संबंधित हैं ये भी। जबकि पाठ्य पुस्तक जो है वो प्रिंट मीडिया में उसको शामिल नहीं किया जाता। वैसे तो ये भी एक लिखित अभिव्यक्ति का साधन है पाठ्य पुस्तक भी, बट इसको इसमें पूछा है प्रिंट मीडिया, मीडिया जो शब्द आ गया इसलिए ये पाठ्य पुस्तक मीडिया से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, साइट का पूर्ण रूप बताना है। क्या है कि साइट का, तो इसका ए है टीवी चैनल, बी है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, सी ए बी दोनों और डी है उसमें से कोई नहीं। तो साइट जो है वो है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। जैसे कि शब्दों से पता चल रहा है, अनुदेशात्मक यानी कि अनुदेश देने वाला उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग, यानी कि दूरदर्शन जो होता है जो टीवी से संबंधित है तो जो और उसका प्रयोग अनुदेशात्मक उपग्रह, यानी कि साइट द्वारा जो है कि दूरदर्शन में इसका उपयोग किया जाता है उपग्रह के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि जो ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनकी यहाँ पर क्या है, उनका महत्व बताना है, उनकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, उपयोगिता प्रमुख कारण क्या है ताकि वो इतने उपयोगी हैं क्वेश्चन। ए है रटाई से मुक्ति, बी है निष्पक्ष मूल्यांकन और सी है आपका पाठ्यक्रम व्याप्ति और डी है विद्यार्थियों का हित। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा निष्पक्ष मूल्यांकन। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन होते हैं, उन 4 में से एक ही राइट आंसर होता है। यदि बच्चा उस राइट आंसर को करेगा तो सही और राइट आंसर को नहीं करेगा तो उसमें गलत। उसमें किसी भी तरह का किसी के साथ बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, उसमें निष्पक्ष तरीके से उनका मूल्यांकन किया जाता है। उनका मूल्यांकन कोई भी कर सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे वो निष्पक्ष मूल्यांकन क्या है, ये प्रमुख कारण है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का। इसीलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उपयोगी हैं कि उनका जो मूल्यांकन वो निष्पक्ष तरीके से किया जाता है। बाकी प्रश्नों में क्या है कि उनमें अगर हम 10 जगह उनको चेक करेंगे तो उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर डिफरेंस आ सकता है, बट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। वो उनको 1000 बार 50 बार भी करेंगे तो वो बराबर ही उनका आना है। अगला देखते हैं, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है।
अच्छी अभिव्यक्ति यहाँ पे पूछी है विचारों की, तो ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिव्यक्ति, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति, यानी कि सामने वाला बात को अच्छी तरीके से समझ जाए और हम उसके ऐसे इस तरीके से अभिव्यक्ति कौन से प्रकार में हो सकती है। ए वास्तुनिष्ठ, बी निबंधात्मक, सी अति लघुतरात्मक और डी है लघुतरात्मक। तो आपको पता है जो अच्छी तरह से अभिव्यक्ति हो सकती है वो तो निबंधात्मक ही हो सकती है, क्योंकि बात को जब हम डिटेल में किसी को समझाएंगे तो उसमें तो जाहिर सी बात है बात बढ़ेगी, और बात बढ़ेगी तो उसको क्या बोलते हैं, निबंधात्मक, यानी कि उसको खोल करके एक पूरे तरीके संपूर्ण रूप से उसको लिखना है, निबंधात्मक। ठीक है, अगला था 7वां क्वेश्चन, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। ए मॉरिसन, बी हर्बर्ट, सी ब्लूम और डी है क्रेथवाल। आपका राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन ब्लूम। ब्लूम ने क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया था। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो उन्होंने दिया था शैक्षिक उद्देश्य, और दूसरा था मूल्यांकन, और तीसरा था अधिगम अनुभव। ये तीन उन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रियाएं बताई थी। मूल्यांकन को 3 भागों में विभाजित किया था। ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे, ये थे आपके ब्लूम। 8वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है। अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, नहीं। छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। डी है, कुछ कह नहीं सकते। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि जो उपचारात्मक है ये उपचार उस तरीके का उपचार नहीं है जैसे बी ऑप्शन में है, छात्रों के घायल होने पर, इस तरीके का उपचार नहीं है, बल्कि ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित उपचार है। अध्यापकों की कमियों का उपचार भी ये इसमें नहीं शामिल होता, बल्कि ये बच्चों के लिए है, अध्यापकों के लिए नहीं है। सी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है, यानी कि छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। ठीक है, उनकी कमजोरी का निदान कर करके उसे दूर करने को, पहले निदान का मतलब उनका पता लगाते हैं कमजोरियों का, फिर उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन आपका, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। यानी कि हमारा जो हम बोलते हैं उसमें अगर कोई बच्चा तय तय टय तो तुलाता है अच्छे से, ठीक है, शब्द को शय को शय नहीं बोल पाता, और या फिर शय की जगह पर तय प्रयोग करता है, तो इस तरीके से ये जो उच्चारण है वो किन कक्षाओं में क्या है करना चाहिए, सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। तो ये प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब हम शुरू से ही उनका उच्चारण सुधारेंगे तो आगे तक उनका उच्चारण ठीक रहेगा। अगर हमने प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण को नहीं सुधारा तो आगे जा कर के बच्चों का उच्चारण बिगड़ जाएगा, और कई बार तो बच्चे फिर वो काफ़ी एज होने के बाद भी वो उच्चारण सही नहीं कर पाते, वो वही उच्चारण करते हैं। जैसे आप देखते हो अलग अलग स्थान पर अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। यदि इंग्लिश से बोलने वाला यूएसए का कोई नागरिक है, उसको इंडिया में अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदू का शुद्ध हिंदी का जान जाएगा, रट लेगा, पर उच्चारण सही से नहीं कर पाता वो, ठीक है, आगे जा करके। तो इसलिए उच्चारण की जो सबसे बेहतर जो एज है जो सुधारने की, वो प्रारंभिक है। उच्च माध्यमिक ये भी नहीं, माध्यमिक ये भी नहीं, उच्च कक्षा ये भी नहीं। तो प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक आप समझते हो, यानी 6 से 14 वर्ष का बच्चा प्रारंभिक कक्षाओं में होता है। तो इस एज में क्या है, बच्चों के उसको सुधारा जा सकता है उच्चारण के कार्य को। और तो आपके लिए आज यही थे 9 क्वेश्चन।